हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना हिस्ट्री का न्यू चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। इस चैप्टर में बेसिकली हम देखेंगे कि जैसे इंडिया था तो हम जानते हैं कि इंडिया कई सालों तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो अंग्रेज़ों की सरकार थी, उसका गुलाम रहा है। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि उस ड्यूरेशन में इंडिया के जो फॉरेस्ट थे और जो फॉरेस्ट के आसपास रहने वाली सोसाइटी थी उनके ऊपर क्या इफेक्ट आया। लास्ट में हालांकि थोड़ा हम एक जावा के जो फॉरेस्ट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि उनके ऊपर जो डच का रूल था उन्होंने क्या इम्प्लीमेंट करा और उनके ऊपर क्या इफेक्ट आया। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कॉलोनिज्म का मतलब क्या होता है। तो कॉलोनिज्म का मतलब होता है कि जब कोई एक पावरफुल कंट्री एक लेस पावरफुल कंट्री की पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर लेती है, यानी कि उन्हें एक पॉलिटिकली अपना गुलाम बना लेती है। जैसे कि इंडिया में जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी उसने इंडिया की कंट्री को एक तरीके से गुलाम बना लिया था, पूरी तरीके से वो हमारी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते थे। तो इंडिया जो थी वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके अंडर में हमारी और इंडिया जो थी वो एक कॉलोनाइज कंट्री बन गई थी। कॉलोनिज्म क्या होता है, जब एक ज़्यादा पावरफुल कंट्री जब एक लेस पावरफुल कंट्री के ऊपर कब्जा कर लेती है और उसकी पूरी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करती है, उसका पूरा गुलाम बना लेती है। और फॉरेस्ट सोसाइटी में हम क्या पढ़ेंगे, एक तो फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और फॉरेस्ट के आसपास जो कम्युनिटीज़ रहती हैं, जो आदिवासी रहते थे, जो इनकी जो कम्युनिटीज़ थी उन पर क्या इफेक्ट हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो फॉरेस्ट जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, जो कॉलोनाइज गवर्नमेंट थी, जब यहाँ पर ये आए तो उसके कुछ टाइम बाद इन्होंने फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा काटना स्टार्ट कर दिया। जो फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा काटा जाता है इसको बोलते हैं हम डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन यानी कि फॉरेस्ट को लगाना, डिफॉरेस्ट यानी कि फॉरेस्ट को काटना। तो डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा करा ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने। तो इसको स्टडी करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों करा। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, डिमांड फॉर कॉमर्शियल क्रॉप। क्योंकि जो ब्रिटेन कंट्री थी उसका एरिया बहुत कम था। जो ब्रिटेन की जैसे कि हम आगे भी जो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे, क्योंकि इन्होंने इंडस्ट्री सेटअप कर ली थी उसके बाद भी यहाँ पर जो फूड की इनकी जो डिमांड थी वो ये दूसरी कंट्री से सप्लाई करके अपनी ख़त्म करते थे, क्योंकि इनका एरिया बहुत कम था, इतनी ज़्यादा लैंड अवेलेबल नहीं थे कि ये लोग खेती करें। तो जब ब्रिटेन की पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हुई तो उन्होंने इंडिया से जो फूड ग्रेन्स थे उनको एक्सपोर्ट करना चालू करा। इंडिया से ले जाते थे और अपनी कंट्री में फिर उसको यूज़ करते थे। तो उस डिमांड को मिटाने के लिए जैसे जैसे ब्रिटेन की पॉपुलेशन बढ़ती गई, जो अनाज की डिमांड थी, जो फूड ग्रेन्स की डिमांड थी वो भी बढ़ने लगी। तो इन्होंने क्या करा, फॉरेस्ट का जो एरिया था उसको क्लियर करना स्टार्ट कर दिया। फॉरेस्ट को काट देते थे और फिर जो उस लैंड होता था उस लैंड पर खेती करवाते थे। और क्या क्या कारण थे दूसरे, एक्सपोर्ट ऑफ टिम्बर। इंडिया से ये टिम्बर को बहुत ले जाते थे। टिम्बर क्या होता है, टिम्बर की एक इमारती लकड़ी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो जो उस टाइम पर जहाज़ बनते थे वो मेजर जहाज़ टिम्बर की लकड़ी से बनते थे। और जो रेलवेज़ होती थी, रेलवे की जैसे ये रेलवेज़ की जैसे पटरियाँ होती हैं, ये आज के टाइम पर ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइंस होती हैं रेलवे की, ये सीमेंट्स की होती हैं। और उस टाइम पर इनको टिम्बर का बनाया जाता था। उस टाइम पर सीमेंट इतना डेवलप नहीं हुआ था, सीमेंट की प्रोडक्शन। तो उस टाइम पर इनकी जो रेलवे की जो पटरियाँ होती थी, जो प्लैंक्स होते थे, उस टाइम पर टिम्बर के बनाए जाते थे। तो जैसे जैसे रेलवे का एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ ब्रिटेन के अंदर, वहाँ पर टिम्बर की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई और उस टिम्बर की डिमांड को मिटाने के लिए इन्होंने इंडिया के फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा काटा। ग्रोइंग नीड फॉर टी, कॉफ़ी एंड रबर। जो यूरोप की कंट्री थी, फ्रांस, ब्रिटेन थी, वहाँ पर लोग कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते थे, कॉफ़ी और टी बहुत ज़्यादा पीते थे। पर उनके जो लैंड थे वहाँ पर टी और कॉफ़ी की क्रॉप्स की कल्टीवेशन नहीं होती थी, खेती नहीं हो पाती थी, क्योंकि वहाँ की जो कंडीशन थी, क्लाइमेटिक कंडीशन, वो फेवरेबल नहीं थी। पर इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट थी जैसे कि असम है, दार्जिलिंग है, यहाँ पर जो कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, रेनफॉल है, जो मिट्टी है, वो बहुत ज़्यादा सुचेबल थी इनकी कल्टीवेशन के लिए। तो जो असम के फॉरेस्ट थे उनको भी बहुत ज़्यादा इन्होंने काट दिया ताकि टी, कॉफ़ी और रबड़ की वहाँ पर कल्टीवेशन हो सके। रबड़ को वो भी दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ करते थे और टी, कॉफ़ी को एज अ बेवरेज, एज अ पीने के लिए यूज़ करते थे। तो ये कुछ रीजंस हैं कि जिनकी वजह से जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटेन थे, ब्रिटिश के लोग थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करा इंडिया में। फिर से एक बार, डिमांड फॉर कॉमर्शियल क्रॉप, increasing population, export of timber from India, speed of railways and growing need for tea and coffee, rubber। टिम्बर का जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम बार बार इस चैप्टर में रिपीट कर रहे होंगे, क्योंकि टिम्बर से ही इनके जो फर्नीचर्स होते थे वो बनते थे, जो शिप्स होते थे वो बनते थे, इनकी जो बंदूकें होती थी, जो बंदूकें को पीछे का पार्ट होता था गन का, वो भी टिम्बर से ही, वो भी लकड़ी से ही बनता था। और इनके जो रेलवेज का एक्सपेंशन हो रहा था उसके लिए भी टिम्बर का यूज़ होता था। राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री। इसके बाद जब ब्रिटिश के लोगों ने इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करा तो कुछ टाइम बाद उन्होंने रियलाइज़ करा कि अगर हम इंडिया के फॉरेस्ट को ऐसे ही रैकलेसली, ऐसे ही अंधाधुंध काटते रहे, बिना प्लानिंग के अगर ऐसे ही हम फॉरेस्ट को काटते रहे
तो फिर एक टाइम आएगा कि ये फॉरेस्ट बहुत जल्दी डिप्लीट हो जाएंगे, और अगर ये फॉरेस्ट डिप्लीट हो गए तो फिर इनकी जो टिम्बर की डिमांड है वो कैसे फुलफिल होगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने सोचा कि जो फॉरेस्ट की हम लकड़ी को तो काटेंगे, पर एक प्लान करके बिल्कुल एकदम मतलब एक प्लान बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे और प्लानिंग के तहत काटेंगे। इसके लिए इन्होंने क्या करा, डेट्रिच ब्रांडिस को अपॉइंट करा। एक ये क्यों, डेट्रिच ब्रांडिस कौन थे? डेट्रिच ब्रांडिस एक जर्मन एक्सपर्ट थे, इन्हें जंगलों के बारे में बहुत जानकारी थी, इन्हें प्लांट्स के ऊपर काफ़ी स्टडी कर रखी थी। तो जर्मन एक्सपर्ट डेट्रिच ब्रांडिस को इन्होंने अपॉइंट करा एज अ फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु वाज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, तो वो थे डेट्रिच ब्रांडिस, जो कि एक जर्मन एक्सपर्ट थे। इनको अपॉइंट किन्होंने करा था? इनको अपॉइंट करा था ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने। क्यों अपॉइंट करा था? ताकि ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर सकें। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या है? ऐसी फॉरेस्ट्री जिसमें साइंस लगती हो, लॉजिक लगती हो। तो जब डेट्रिच ब्रांडिस आए तो उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए। यहाँ पर आने के बाद जो इंडिया के फॉरेस्ट थे उसको एक प्रॉपर सिस्टम में रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे स्टेप लिए। क्या क्या स्टेप लिए? ही स्टार्टेड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864। 1864 में इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्टार्टेशन कर दी। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस क्या होता है कि लोगों को अपॉइंट करते हैं, जंगलों की रखवाली के लिए लोग अपॉइंट करते हैं, और मतलब एक तरीके से जैसे आर्मी अपॉइंट होती है कि जैसे एक सर्विस होती है उसके लिए लोग अपॉइंट होते हैं, तो उसी तरीके का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, कि इसके लिए भी लोग रिक्रूट होने लगे। एंड इम्प्लीमेंटेड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इन 1865। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि व्हेन वाज इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट। सबसे पहले जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इम्प्लीमेंट हुई थी वो हुई थी 1865 में। हालांकि इसको फिर 2 बार रिवाइज भी करा गया था। पहली बार करा गया था 1878 में और दूसरी बार रिवाइज करा गया था 1927 में। तो इन्होंने पहला तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को स्टार्ट करा 1864 में, उसके 1 साल बाद 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया और एक इंस्टीट्यूट सेटअप करा, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप करा, जिसमें जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है उसके बारे में पढ़ाया जाता था। उसका नाम था द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसको सेटअप करा था देहरादून में। क्यों सेटअप करा था? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की जो टेक्निक्स हैं, जो मेजर्स हैं, उनको पढ़ाने के लिए, उनके बारे में जो रिसर्च होंगी, नई नई स्टडीज़ आएंगी, उनको पढ़ाने के लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा था। अब बात करते हैं साइंटिफिक फॉरेस्ट्री होती क्या है। तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में जो डेट्रिच ब्रांडिस थे ये मानते थे कि जो मतलब नेचुरल क्या होता है, जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें बहुत सारे टाइप के प्लांट्स और बहुत सारे टाइप के पेड़ लगे रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो बहुत सारे वैराइटीज़ हैं ट्रीज और प्लांट्स की, उनको हम पहले कट कर देंगे और फिर एक तरीके के प्लांट्स को, यानी कि सिंगल वैरायटी के प्लांट्स को रोज़ में हम प्लांट करेंगे। इससे क्या होगा? जो ब्रिटेन थे उनका मेन मकसद क्या था? उनका मेन मकसद था फॉरेस्ट से टिम्बर को लेना। जो टिम्बर थी वो मिलती है हमारी ओक ट्री से। तो इन्होंने क्या कहा, जो मतलब जो पहले बहुत सारे ट्रीज लगे हैं उनको हम काट देंगे और फिर ओक के ट्रीज को ऐसे लाइन बाय लाइन करेंगे। इसको बोलते हैं प्लांटेशन। क्या होता है प्लांटेशन? एक तरह के ट्रीज को जब लाइन में प्लांट करते हैं, रोज में प्लांट करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लांटेशन। तो इन्होंने प्लांटेशन के काफ़ी ज़्यादा फेवर में थे। इन्होंने कहा जो बहुत सारे ट्रीज, बहुत सारी वैरायटी के लगे हैं, उसको कट करके जो ओक के ट्री हैं उनको हम लाइन बाई लाइन लगाएंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो इन्हें टिम्बर चाहिए, तो पहले तो इन्हें जंगल में ढूंढना पड़ता था कि कहाँ हमें ओक के पेड़ हैं, कहाँ हमें मिलेगी टिम्बर, फिर उसको काट कर फिर ले जाना जंगल में काफ़ी हेक्टिक हो जाता था। तो इन्होंने सोचा जब पूरे जंगल में हम ओक के ही ट्री लगा देंगे तो चारों तरफ टिम्बर ही टिम्बर होगी, तो उसको काटने का कॉस्ट भी कम हो जाएगा और बहुत सारी टिम्बर हमें आसानी से मिल भी जाएगी। इसीलिए ये जो प्लांटेशन था, जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री थे, इसकी काफ़ी फेवर में थी ब्रिटिश की गवर्नमेंट और जो डेट्रिच ब्रांडिस थे। तो फिर से एक बार कि इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को स्टार्ट करा 1864 में। डेट्रिच ब्रांडिस ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को सबसे पहली बार इंप्लीमेंट करा 1865 में, और द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को सेटअप करा साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की टेक्निक्स पढ़ाने के लिए देहरादून में। इसके बाद इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को 2 बार रिवाइज करा गया। एक बार रिवाइज करा गया 1878 में और दोबारा रिवाइज करा गया 1927 में। 1878 में क्या करा, जो फॉरेस्ट थे उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया: रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट थे ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल फॉरेस्ट थे, यानी कि जो फॉरेस्ट के जो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीज़ लगते हैं, मतलब ऐसे ट्रीज़ जिनकी वुड को यूज़ करा जा सकता है, जहाँ पर ज़्यादा जो फॉरेस्ट गुड्स होते हैं। फॉरेस्ट गुड्स क्या होते हैं? रबड़ होती है, बहुत सारी औषधियाँ फॉरेस्ट के अंदर होती हैं, बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनसे मेडिसिन बनाई जा सकती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट था, एक फॉरेस्ट का पार्ट था, उसको इन्होंने डिक्लेयर कर दिया एज रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट में जो विलेजर्स होते थे, जो आसपास के लोग होते थे, उनकी एंट्री पूरी तरीके से बैन कर दी। और 2 फॉरेस्ट इन्होंने बनाया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट होता था जो आसपास का एरिया जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीज़ नहीं है, जहाँ पर लोग रहते हैं, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते थे जिनमें ऐसे ट्रीज़ लगते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं हैं। इम्पैक्ट ऑन द पीपल।
तो ये तो इन्होंने मतलब जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने करा, ये उसकी बात थी कि उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट बनाया, उसको 2 बार इम्प्लीमेंट करा, फॉरेस्ट की कैटेगरी डिवाइड कर दी, रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया, गाँव के लोगों को फॉरेस्ट के अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद बात करते हैं कि अब इनके जो ये एक्शंस थे उनसे आसपास के जो लोग रहते थे उन पर क्या इम्पैक्ट हुआ। तो जो विलेजर्स थे वो पहले के ज़माने में पूरी तरीके से जंगलों पे डिपेंड रहते थे। जंगल से वो लकड़ियाँ कलेक्ट करते थे, फिर उसको जलाकर अपना खाना बनाते थे। जंगल से ही लकड़ियों को कलेक्ट कर कर वो आसपास के टाउन्स में बेचकर थोड़ा बहुत पैसा अर्न करते थे। जंगल में ही उनकी हब्स होती थी, औषधियाँ होती थी, उन औषधियों से लाकर वो अपना इलाज करते थे। जंगल में ही उनकी रिवर फ्लो करती थी, वहाँ से ज़्यादातर वो अपना पानी वगैरह भी जंगल से ही लेते थे। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जो विलेजर्स थे वो पूरी तरीके से जंगल पर ही डिपेंडेंट थे। फ्रूट्स हो, हर्ब्स हो, वुड हो, हर चीज़ के लिए वो जंगलों पर डिपेंड थे। पर जब इन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट में जाने से इनकी एंट्री को बैन कर दिया तो फिर वो मजबूर हो गए चोरी करने के लिए। मतलब चुप चुप के वो जंगलों से लकड़ियाँ लेने लगे, चुप चुप के जंगलों से जो फल होते हैं उन्हें चोरी करने लगे। पर जब वो पकड़ जाते थे तो फिर उनको बहुत हार्श पनिशमेंट दी जाती थी। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अंदर जो ऑफिसर्स होते थे उनको रिक्रूट करा जाता था, फिर लोगों को चौकीदारी पे लगाया जाता था, और अगर वो इन गांव वालों को पकड़ लेते थे तो ये बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट देते थे। और क्या क्या करा, फॉरेस्ट एक्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप लिया वो लिया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया गया। तो अब सबसे पहले तो समझते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के और भी नाम है, जैसे कहीं कहीं इसे पोडू के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में हम और भी दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, खेती करने की एक तरीका है, खेती करने का तरीका है। इसमें क्या होता है, जैसे किसी एक लैंड का पीस है, मान लीजिए कोई एक लैंड का पीस है, उस पर खेती करी है लोगों ने, गेहूं की मान लीजिए खेती करी है। तो गेहूं की खेती क्या होता है, गेहूं की बालियां होती हैं जिनमें गेहूं होते हैं। तो जब खेती हो जाती है तो उन गेहूं को बालियों से काट लिया जाता है, फिर उसके बाद थोड़ी हल्की फुल्की लकड़ियाँ पूरे खेत में रह जाती हैं। उसके बाद जब ये अपनी फसल को काट लेते हैं उसके बाद खेत में आग लगा देते हैं, जो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ बचती हैं। तो उससे क्या होता है, जो फालतू की लकड़ी होती हैं वो जल जाती हैं और पूरे खेत में राख फैल जाती है, राख। फिर इसके बाद क्या होता है, जब बरसात होती है तो जो राख होती है वो मिट्टी में मिल जाती है। तो राख में क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक बार ये मतलब पहले उन्होंने गेहूं की खेती करी, अपनी फसल को काट ली, इस लैंड की जो लकड़ियाँ थी उसमें आग लगा दी, यहाँ पर राख हो गई। फिर ये शिफ्ट कर जाते हैं, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसका मतलब ये शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे पीस ऑफ लैंड में। पहले इतनी लैंड की इंडिया में कमी तो थी नहीं, ये दूसरे लैंड पर शिफ्ट कर गए और वहाँ पर फिर खेती करने लगे। वहाँ पर खेती करते हैं तो जो पहले वाला लैंड था उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, आइडियल, उस पर कुछ नहीं होता है। और फिर धीरे धीरे करके 1 आध साल में वो अपनी जो फर्टिलिटी है उसको रीगेन कर लेता है, तो फिर वापस लौट के आकर भी इस लैंड पर खेती करने लगते हैं। तो ऐसा ही सिस्टम पहले चल रहा था शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। एक लैंड पर खेती करी, फिर उसमें आगे लगा दी, दूसरे लैंड पर चले गए, वहाँ पर खेती करी, वहाँ पर आगे लगा दी, और फिर कुछ टाइम बाद वापस उस लैंड पर आए, क्योंकि उस लैंड पर राख थी, बारिश हुई और वो मिट्टी के साथ मिल गई, तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो रीगेन हो जाती है। पर जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट के तहत शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पूरी तरीके से बैन कर दिया। बैन क्यों कर दिया, क्योंकि एक तो इन्हें शिफ्टिंग कल्टीवेशन से एक खतरा लगा रहता था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन से जो आसपास के फॉरेस्ट हैं उनमें आग लग जाएगी। और ऐसा होता भी था, काफ़ी बार फॉरेस्ट में आग लग जाती थी। जब आग लग जाती थी तो जिनकी जो टिम्बर की लकड़ियाँ होती थी उनमें भी आग लग जाती थी। तो जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट को उन्हें लगता था कि इतनी मेहनत से हमने टिम्बर की लकड़ियाँ लगाई हैं, उसमें आग लगने का खतरा है। दूसरा, क्योंकि लोग लैंड बार बार चेंज कर रहे हैं, कभी इस लैंड पर खेती कर रहे हैं, कभी दूसरे लैंड पर जाकर खेती कर रहे हैं, तो जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी उन्हें टैक्स कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। और उनका मेन पर्पस क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। तो वो एक तो टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, और उनका जो, और दूसरा, जिस लैंड पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करा जाता था उस लैंड पर टिम्बर की लकड़ी को लगाना बहुत मुश्किल होता था। यानी कि जब ये आग लगा देते उसके बाद जो राख हो जाती थी खेत में, उस पर फिर ओक ट्री को लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। तो इन्हीं कारणों से ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस थी उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया। अब एक तो लोग जंगलों में नहीं जा सकते, दूसरा लोग जंगलों में अब मतलब उनके पास खेती करने के भी साधन नहीं रहे हैं, तो जो इम्पैक्ट था उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। अब लोगों के पास मतलब एक तो जो जंगलों की हेल्प थी वो भी चली गई, इनका जो एक ऑक्यूपेशन था एक तरीके से जो खेती करते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अब वो भी इन्हें बंद करनी पड़ी। इफेक्ट ऑन ऑक्यूपेशन, अब इसके बाद बात करते हैं कि मतलब खेती करना इन्होंने बंद कर दिया है, अभी जंगलों में भी नहीं जा सकते, तो फिर ऑक्यूपेशन यानी कि जो काम करने की एक प्रथा चलती थी, जो एक सिस्टम था काम करने का, जो एक रोज़गार था, उस पर किस तरीके का इफेक्ट हुआ। तो रोज़गार पर कुछ लोगों पर तो बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट हुआ कि उनको जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो लोग इन्वॉल्व थे उनके एक तरीके से खेती करने का जो एक साधन था वो भी चला गया, फॉरेस्ट में भी नहीं जा पाते हैं। कुछ लोगों को इसका बेनिफिट भी हुआ। बेनिफिट क्यों हुआ, जिन्होंने ब्रिटिश की गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया एक तरीके से, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जो सिपाही की नौकरी होती है उसको ज्वाइन कर लिया, चौकीदार बन गए जंगलों के, उन लोगों को फ़ायदा हो गया। जो ब्रिटिश के साथ काम करने लगे, उनके टिम्बर की लकड़ियाँ काटने में, प्रोडक्शन में, उन लोगों को फ़ायदा हो गया।
पर जो मेजर सोसाइटी थी जो फॉरेस्ट के आसपास रहती थी उसको ज़्यादातर लॉस देखने को मिला। इसकी वजह से जो छत्तीसगढ़ और झारखंड के फॉरेस्ट थे, यहाँ के जो लोग थे उन्हें मजबूर कर दिया गया कि वो असम में टी और कॉफ़ी की प्लांटेशन एक्टिविटीज़ में जाकर काम करने लगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ और झारखंड के लोगों पे अब कोई काम बचा नहीं सकते, कल्टीवेशन वो कर नहीं सकते, जंगलों में जा नहीं सकते, तो मजबूरन फिर उन्हें भेज दिया गया कहाँ पे, असम के लैंड पे। असम के लैंड पे क्यों? क्योंकि असम में टी और कॉफ़ी की क्रॉप सबसे ज़्यादा ग्रो होती हैं और वहाँ पर लेबर की थोड़ी शॉर्टेज थी, उनकी मतलब टी एंड क्रॉप की प्लांटेशन करने के लिए लेबर की शॉर्टेज थी, तो इन्हें वहाँ पर भेज दिया गया। एक तो ये इतने दूर गए अपने घर से, अब वहाँ पर भी क्या है, लो वेजेस यानी कि बहुत कम पैसे, उन्हें बहुत कम सैलरी दी जा रही थी और इनकी जो कंडीशंस थी रहने की वो भी बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशंस थी। तो पूरा कंक्लूजन यही निकलता है कि जो फॉरेस्ट एक्ट था और जो न्यू फॉरेस्ट रूल थे, इसकी वजह से जो आसपास के लोग थे, फॉरेस्ट सोसाइटी के आसपास के लोग थे, उन पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ और उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। इसके बाद बात करते हैं इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो फॉरेस्ट एक्ट थे इनसे वाइल्ड लाइफ पर क्या इफेक्ट हुआ। तो जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, इन्होंने ज़्यादातर जो हंटिंग की एक्टिविटीज़ थी, वुड कलेक्टिंग की एक्टिविटीज़ थी, पोचिंग थी यानी कि फन के लिए एनिमल्स को मार देना, वुड कलेक्ट करना, फॉरेस्ट वुड को कलेक्ट करना, ये सब बैन कर दिया था। पर ब्रिटेन की गवर्नमेंट मानती थी कि जो डेंजरस एनिमल हैं, जो लेपर्ड हैं, टाइगर हैं, लायन हैं और जो भेड़िए हैं, वॉल्स हैं, अगर इनको मार दिया जाए तो बहुत आसान हो जाएगा इनके लिए, मतलब टिम्बर को कलेक्ट करना और कल्टीवेशन करना, क्योंकि मतलब जंगल में जब खूंखार जानवर नहीं रहेंगे तो बहुत आसानी से वर्कर, मतलब इनके जो ब्रिटेन गवर्नमेंट के आदमी थे वो बहुत आसानी से टिम्बर को काट सकेंगे, पेड़ों को काट सकेंगे और वहाँ पर कल्टीवेशन को प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो इसी सोच के लिए इन्होंने बाकी के जानवरों की तो हंटिंग को बैन कर दिया था, पर जो डेंजरस एनिमल थे उनकी हंटिंग को प्रमोट करा। इन्होंने एक रिवॉर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करा कि जो जितने ज़्यादा डेंजरस एनिमल को मारेगा उसको उतना ही ज़्यादा रिवॉर्ड दिया जाएगा, एक सिंबल दिया जाएगा कि उसकी ब्रेवरी का एक प्रतीक होगा। और इंडियन सोसाइटी में उस टाइम पर जो राजा महाराजा होते थे वो भी एक हंटिंग को मतलब एक ऐसा ब्रेवरी देखते थे। अगर कोई लायन और लेपर्ड को मार देता है तो उसको मानते थे कि हमने बहुत ही वीरता का काम किया, फिर उसके स्किन को भी वो अपने किलों में रखते थे। तो जब इन्होंने ऐसा रिवॉर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करा डेंजरस एनिमल को मारने के लिए, तो उसका क्या इफेक्ट हुआ, लगभग 80,000 टाइगर और 2 लाख भेड़िए मारे गए। जब इन्होंने ये रिवॉर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करा कि मतलब जानवरों को, जो डेंजरस एनिमल, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मारो और हमसे रिवॉर्ड पाओ, तो इस ड्यूरेशन में लगभग 80,000 टाइगर्स मारे गए, 2 लाख भेड़िए मारे गए। एक सरगुजा के महाराजा थे, उन्होंने अकेले 1200 टाइगर और 200 लेपर्ड को मार दिया। समझ रहे हैं, मतलब एक तो राजाओं के लिए पहले ही से मतलब एक प्राइड का मैटर होता था डेंजरस एनिमल को मारना। तो जब सरगुजा के महाराजा ने अकेले 1200 टाइगर और 200 लेपर्ड को मार दिए, तो कितने ज़्यादा टाइगर और लेपर्ड की उस टाइम पर किलिंग हुई होगी। और आज के टाइम पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। हम टाइगर्स को प्रिजर्व करते हैं क्योंकि हम ये जान गए हैं कि मतलब जो अर्थ है वो सिर्फ ह्यूमंस की नहीं है, उस पर रहने का सभी का अधिकार है और एक बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना जरूरी है। इस बात को उस टाइम के जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, मतलब जिन्हें चिंता थी एनवायरमेंट की और जो मतलब अर्थ की बायोडाइवर्सिटी होती है उसकी चिंता थी, उन्होंने आर्ग्यू करना स्टार्ट किया कि इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करना सही नहीं है, बल्कि हमें इसे प्रिजर्व करना चाहिए, इन्हें कंजर्व करना चाहिए। आप जैसे कि अगर डेंजर एनिमल को मार देंगे तो जो एक नेचुरल बायोडाइवर्सिटी होती है, जो नेचर फ्लो होता है, जो एक फूड साइकिल होती है, उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो फिर ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने भी इस बात को रियलाइज़ करा और जब इतने ज़्यादा एनिमल्स जब मारे जाने लगे तो फिर उन्होंने कुछ टाइम बाद हंटिंग को पूरी तरीके से बैन कर दिया। तो ये था इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। इसके बाद बात करते हैं रिवेलियन इन द फॉरेस्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब ऑपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब दमन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर होती है क्रांति यानी कि एक रिबेल। तो जब जो हमने जैसे इम्पैक्ट ऑन द पीपल में डिस्कस करा कि लोगों के ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, अब उनके पास कल्टीवेशन मतलब खेती करने का भी एक साधन नहीं बचा, फॉरेस्ट में वो जा नहीं सकते, दूसरे स्टेट में अगर काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पर रहने की कंडीशन अच्छी नहीं है, वेजेस अच्छे नहीं है। तो एक क्रांति की शुरुआत यहाँ से होने लगी। जो इस चैप्टर में हम क्रांति पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बस्तर की। बस्तर एक छत्तीसगढ़ की जगह है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि बस्तर कहाँ पे लोकेटेड है, इसके जोग्राफिकल लोकेशंस क्या है, यहाँ पर कौन कौन सी कम्युनिटीज़ रहती हैं। जैसा कि मान लीजिए हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला चैप्टर भी पढ़ते हैं, तो उसमें पहले हम देखते हैं कि वहाँ की सोसाइटी में कौन कौन लोग रहता है और वहाँ की लोकेशन क्या है, वहाँ के लोगों की कंडीशंस क्या है और रेवेलियन के कॉज क्या है। तो उसी तरीके का एक पैटर्न हर रेवोल्यूशन में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी कम्युनिटीज़ रहती हैं। तो जो बस्तर है वो एक छत्तीसगढ़ के सदर्न पार्ट है जो छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ पर एक इंद्रावती नाम की रिवर बहती है जो कि मतलब पूरे एरिया को ड्रेन करती है। यहाँ पर जो कम्युनिटीज़ रहती हैं उनके नाम है मुरिया, गोंड, बतरास और हेलबास, यानी कि जो आदिवासी लोग होते हैं, जो आसपास की कम्युनिटीज़ होती हैं उनके नाम हैं। यहाँ पे मुरिया, गोंड, बतरास और हेलबास जैसी कम्युनिटीज़ बस्तर में रहती हैं।
रीज़न फॉर रेवोल्यूशन, अब बात करते हैं कि इनके क्रांति करने के कारण क्या थे। तो इनके क्रांति करने के कारण क्या थे, जो बस्तर का फॉरेस्ट था उसका 2/3 पार्ट डिक्लेयर कर दिया गया था एज अ रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि ऐसा फॉरेस्ट जिसमें जो लोकल पीपल होते थे उनको एंट्री करने से मना कर दिया जाता था। तो इनका जो 2/3 पार्ट था फॉरेस्ट का उसको डिक्लेयर कर दिया एज अ रिजर्व फॉरेस्ट। और इनके जो कल्टीवेशन यानी कि जो खेती करते थे जो लैंड पर, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया, फ्री लेबर। और अगर इन्हें टैक्स से बचना है तो इनको एक ऑफर दिया जाता था कि आप जो हमारे टिम्बर है उसको काटने में हेल्प करिए, अपने जो जानवर हैं वो हमें प्रोवाइड करिए, तो आपको हम टैक्स से थोड़ी बहुत छूट दे देंगे, यानी फ्री लेबर करिए, फ्री में हमारे लिए काम करिए, फ्री में हमारे लिए मजदूरी करिए। फेमाइन ड्यूरिंग 1899 से लेकर 1900, तो जैसा कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखा है, रशियन रेवोल्यूशन में भी देखा है कि एक रेवोल्यूशन के लिए बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि अकाल पड़ता है। जब फेमाइन पड़ता है, जब फूड की शॉर्टेज हो जाती है, तो फिर लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है एक क्रांति करने के अलावा। तो उस टाइम पर बस्तर में भी यही हुआ, एक तो लोगों की सिचुएशन पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी, फिर एक अकाल पड़ गया। पहला अकाल पड़ा 1899 से लेकर 19 के बीच में, और दूसरा अकाल पड़ा 1907 से लेकर 1908 के बीच में। ये जो अकाल पड़ा, ये जो भूखमरी आई, इससे जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा वर्सन हो गई। तो फिर अब जो लोकल पीपल्स थे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा रेवोल्यूशन करने के अलावा, तो अब यहाँ से होगी क्रांति की शुरुआती। दुर्वास कम्युनिटी ऑफ कंगर फॉरेस्ट रिवोल्टेड एट फर्स्ट, तो सबसे पहली जो क्रांति करी थी वो करी थी दुर्वास की कम्युनिटी से। ये थे कंगर फॉरेस्ट, यानी कंगर एक फॉरेस्ट का नाम था। कंगर फॉरेस्ट में रहने वाली कम्युनिटी थी दुर्वास की। इन्होंने सबसे पहले रेवोल्यूशन स्टार्ट करा था, इन्होंने सबसे पहले रेवोल्यूशन को स्टार्ट करा दुर्वास कम्युनिटी ने। उसके बाद फिर जो दूसरे लोग थे उन्होंने भी धीरे धीरे रेवोल्यूशन को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। जो एक बड़ा रेवोल्यूशन हुआ वो हुआ 1910 में, यानी कि 1910 में एक बड़ा रेवोल्यूशन हुआ जिसको लेड करा गुंडाधुर ने। जो बस्तर के लोग थे उन्होंने एक आइडियोलॉजी निकाली, उन्होंने क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दिया कि जो लैंड है ये हमारे मदर अर्थ ने प्रोवाइड करा है, यानी कि ये नेचर ने हमें प्रोवाइड करा है। और ये लोग क्या थे, जो इनके एग्रीकल्चर फैक्टिविटीज़ होती थी, जितने भी एग्रीकल्चर के फेस्टिवल्स होते थे, उस पर ये मदर अर्थ की पूजा करते थे, अपनी ज़मीन की पूजा करते थे, और आपस में बिल्कुल मिलजुल कर रहते थे। इनकी जो बाउंड्रीज थी वो भी बिल्कुल फिक्स थी, इनके गाँव की जो बाउंड्रीज थी वो बिल्कुल फिक्स थी। अगर इन्हें एक दूसरे के जंगल में जाके सामान लेना है तो थोड़ा बहुत एक फीस देते थे, उस फीस को बोलते थे दंड और मान। और इनकी रेगुलर टाइम पर मीटिंग्स भी होल्ड करते थे, यानी बहुत सही सिस्टम इनका चल रहा था। जब तक फॉरेस्ट एक्ट इंप्लीमेंट नहीं करा था, ब्रिटेन ने अपनी यहाँ पर मनमानी नहीं चलाई थी, तब तक ये अच्छे से जीवन जी रहे थे। पर बाद में क्या हुआ कि जब इन लोगों ने इतना ज़्यादा ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, उनके ऊपर इतना ज़्यादा दमन करा, तो फिर इनके एक लीडर उभर कर आए गुंडाधुर। तो गुंडाधुर ने फिर यही आइडियोलॉजी दी कि जो फॉरेस्ट है, ये हमें मदर अर्थ ने प्रोवाइड करा है, तो हम जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट है इनके ऑपरेशंस को क्यों सहें। फिर इनकी बात के लिए क्या करा, एक रिवेलियन फंड करना स्टार्ट हो गया, यानी सभी कम्युनिटी के लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा दिया, फिर उनसे इन्होंने थोड़े हथियार बनाए, और फिर इसके बाद इन्होंने 1910 में रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। रेवोल्यूशन में इन्होंने क्या करा, जितने भी बाजार थे उनको पूरा लूट लिया, जितने भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी, जैसे कि स्कूल्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल की बिल्डिंग थी, उनमें आग लगा दी, उनमें तोड़फोड़ कर दी। और जो ब्रिटेन गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे जो उन्होंने अपॉइंट कर रखे थे, जो सिपाही वगैरह लगा रखे थे, उन पर भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जब इन्होंने इतना उत्पात मचाया, बाजार को लूट लिया, आग लगा दी, तो जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, क्योंकि उनके पास थोड़े मॉडर्न हथियार थे, मॉडर्न इक्विपमेंट्स थे, तो उन्होंने भी इसका जो एक रिएक्शन दिया, उन्होंने भी इनके ऊपर ओपन फायरिंग स्टार्ट करवा दी, यानी कि अंधाधुंध गोली चलवाना स्टार्ट करवा दी। जो भी सामने आया उन्हें लगभग मारना स्टार्ट कर दिया। गाँव में घुस कर मारते थे, इनके कैंप्स घेर कर इन्हें मारना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद जो इनकी कम्युनिटीज़ थी, जो फॉरेस्ट की कम्युनिटीज़ थी, जो आदिवासी लोग थे, उन्होंने नेगोशिएट करने की भी कोशिश करी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी एक भी नहीं सुनी, और जितने लोगों पर भी उन्हें शक हुआ उन्हें गोली मार दी गई। बहुत सारे लोग इसमें मारे गए, बहुत सारे लोग अपने घर छोड़कर जंगलों में भाग गए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इनके लीडर थे गुंडाधर, उन्हें ब्रिटेन की गवर्नमेंट आखिरी तक पकड़ नहीं पाई थी। इसीलिए गुंडाधर थोड़ा हमारे लिए वैल्यूबल हो जाते हैं कि आखिरी तक उन्होंने फाइट करी और ब्रिटेन की गवर्नमेंट इन्हें पकड़ नहीं पाई थी। दूसरे जो एक रेवोल्यूशनरी, यानी कि जिन्होंने फॉरेस्ट की वजह से क्रांति को लीड करा था, वो है अल्लूरी सीताराम अर्जुन। इनके बारे में हम नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं। अल्लूरी सीताराम अर्जुन ने आंध्र प्रदेश के साइड में इस रेवोल्यूशन को लीड करा था फॉरेस्ट की। तो फिलहाल तो हमने ये बस्तर रीजन की बात कर ली है कि यहाँ पर 1910 में रेवोल्यूशन हुआ, बाजार को लूट लिए गए, स्कूल्स और जो ऑफिशियल की ब्रिटिश गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स थी उनमें आग लगा दी गई, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको टैकल करने के लिए अपने ट्रूप्स उतार दिए, और फिर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करी, और फिर लगभग 3 महीने बाद उन्होंने वापस से सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। पर जो बस्तर के रीजन थे, ऐसा नहीं है कि उनकी पूरी तरीके से हार हुई,
उनको भी इसमें एक सक्सेस मिली कि जो रिजर्व फॉरेस्ट का पहले 2/3 पार्ट इनका रिजर्व फॉरेस्ट होता था, इसको फिर आधा कर दिया गया। यानी कि अगर मान लीजिए 10 किलोमीटर का एरिया इन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करा था, तो इस रेवोल्यूशन के बाद इन्होंने 5 किलोमीटर का एरिया ही रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करा, ताकि जो थोड़ा शांति यहाँ पर बनी रहे और फिर यहाँ के लोग दोबारा रिवोल्ट करना शुरू ना कर दें। तो ये अब तक हमने बात करी पूरे इंडिया में कि इंडिया में जो ब्रिटेन की कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने किस तरीके से फॉरेस्ट को अफेक्ट करा, उनके नए फॉरेस्ट लॉज क्या थे, फॉरेस्ट एक्ट क्या थे, और किस तरीके से फिर वहाँ के लोगों की लाइफ को उनके जो नए रूल्स थे उन्होंने इम्पैक्ट करा, और फिर उन्होंने रिवोल्ट भी करना स्टार्ट करा, और लेकिन उनके रिवॉल्यूशन को दबा दिया गया। तो ये इंडिया का पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। एक दूसरी जगह की फॉरेस्ट की हम डिस्कस करते हैं, फॉरेस्ट इन जावा। तो जावा क्या है? जावा एक जो इंडोनेशिया कंट्री है वहाँ के पास का एक आइलैंड है। इसको आज के टाइम पर हम जानते हैं एज अ राइस प्रोड्यूसिंग। यहाँ पर जो चावल है उसकी उपज है, जो चावल का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। पर एक टाइम पे जो जावा था यहाँ पर चारों तरफ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते थे, पूरे मतलब चारों तरफ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट होते थे, और इनके धीरे धीरे करके सारे फॉरेस्ट ख़त्म हो गए। तो उसको डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो बात करते हैं फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा कॉलोनाइज्ड बाय डच रूलर। जो जावा था, जो आइसलैंड था एक इंडोनेशिया कंट्री का, इस पर था डच गवर्नमेंट का रूल। जैसे कि इंडिया में ब्रिटेन की गवर्नमेंट का रूल था, इनके ऊपर जो कॉलोनियल पावर थी, इनके ऊपर जो ज़्यादा पावरफुल कंट्री थी वो थी डच की गवर्नमेंट। यहाँ के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी कम्युनिटीज़ रहती थी। तो यहाँ पर जो एक मेजर कम्युनिटी रहती थी उसका नाम था कलांग्स। कलांग्स कौन थे? ये स्किल्ड वुड कटर थे, यानी ये बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे लकड़ी को काटने के लिए। इनकी इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझिए कि 1755 में यहाँ पर एक किंगडम थी, माताराम किंगडम। जैसे कि जावा बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पर छोटी छोटी किंगडम्स होती हैं, जैसे एक स्टेट है यूपी, उसके अंदर कानपुर, ग्वालियर जैसी किंगडम है उस टाइम पर थी। तो ऐसे ही 1755 में माताराम किंगडम, वहाँ पर एक किंगडम होती थी, उसका जब डिवीज़न हुआ, वो जब दो छोटे डिवीजन्स में टूट गई, तो इनकी जो 6000 कालांग्स की जो पॉपुलेशन थी वो 6000 थी, तो इनका भी डिवीज़न करा गया। 3000 कालांगास कम्युनिटी 1 ने लिए, 3000 कालांगास इनकी कम्युनिटी 2 ने ली। ये बताने का मतलब ये है जो कालांग्स की कम्युनिटी थी ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थी इनके लिए, क्योंकि बिना इनके कोई भी किंगडम के लिए पॉसिबल नहीं था कि ये नया फोर्ट बनाना हो या कोई नया कंस्ट्रक्शन करना हो। बिना कालांग्स के उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो नई इमारतों को बना सकें, इसलिए कालांग्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थे। तो जो डच रूलर थे उन्होंने कालांग्स को फोर्स करा कि आप हमारे लिए काम करो, हमारे टिम्बर्स को काट कर जो एक्सपोर्ट करनी है हमें अपनी कंट्री में, उसमें हमारी हेल्प करो। पर जो कालांग्स थे उन्होंने पूरी तरीके से मना कर दिया, और जो ब्रिटेन गवर्नमेंट के किले थे, फोर्ट थे, उन पर भी आग लगा दी और उन पर भी रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। जो डच की गवर्नमेंट थी उनका भी मेन पर्पस यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा टिम्बर की वुड को वो अपनी कंट्री में ले जाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर भी उन्हें शिप्स बनाने थे, उनको भी अपना रेलवे का एक्सपेंशन करना था। तो ये बात करिए हमने कौन कौन सी यहाँ पर कम्युनिटीज़ रहती हैं और कालांग्स की क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके बाद बात करते हैं डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की। डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में भी बिल्कुल मतलब जो इंडिया में फॉरेस्ट लॉ थे उसी की तरीके का डच का साइंटिफिक फॉरेस्ट्री भी था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें टिम्बर चाहिए। इन्होंने जो विलेजर्स थे उनकी एंट्री को बैन कर दिया था रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर, और जो ग्रेजिंग एक्टिविटीज़ थी उनको भी पूरी तरीके से बैन कर दिया था कि जो विलेजर्स हैं वो अपने जानवरों को जंगलों में नहीं ला सकते हैं पेड़ पौधे खाने के लिए। और जो जंगल के रास्ता होते थे उन पर जो गांव वाले होते थे उनको अपने बैल या घोड़ा के साथ जाने से मना कर दिया था, क्योंकि अगर वो बैलगाड़ी या फिर अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर जंगलों से आएंगे तो इन्हें डर रहता था कि जो विलेजर्स हैं वो हो सकता है फॉरेस्ट की कुछ लकड़ी को चुरा लें, कुछ फॉरेस्ट वुड को चुरा लें। तो ये इनकी डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री थी कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा टीक और सैल के पेड़ थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करा, ओक ट्रीज को ज़्यादा प्रमोट करा ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टिम्बर मिल सके। तो ये डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री थी, इंडिया की तरह ही थी इनकी मतलब इंडिया में जो फॉरेस्ट लॉ थे उन्हीं की तरह सिमिलर था इनका काम भी। 1888 में 2,80,000 रेलवे स्लीपर को इन्होंने इंपोर्टेड करा है जावा से, यानी कि 80 में ये 2,80,000 रेलवे के स्लीपर्स थे। रेलवे के स्लीपर्स क्या होते हैं? जैसे ये रेलवे की पटरी होती है, तो ये जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट होता है जो आज के टाइम पर सीमेंट का बना होता है, लोहे का बना हुआ होता है, वो उस टाइम पर लकड़ी का बना जाता था। तो लगभग ये 2,80,000 ले गए, मतलब कितनी ज़्यादा वुड ले गए। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करा जावा के जंगलों में, बहुत ज़्यादा लकड़ी वहाँ पर काटी टिम्बर की, ताकि शिप्स बना सकें और रेलवे के प्लैंक्स बना सकें। ये रेलवे वर्स इम्पोर्टेड फ्रॉम द जावा। तो ये हमने बात कर ली। डच इंट्रोड्यूसेस ब्लैंकडोल्फ सिस्टम, ये थोड़ा टर्म एक काफ़ी डिफिकल्ट है बोलने में, पर ये काफ़ी आसान है। इसको बोला जाता है, मतलब डच के लोगों ने इंट्रोड्यूस करा ब्लैडोंग डायनेस्टीन सिस्टम को। तो ये ब्लैडोंग डायनेस्टीन सिस्टम क्या था? ब्लैडोंग डायनेस्टीन सिस्टम में इन्होंने क्या कहा कि लैंड का जो कल्टीवेशन हो रहा है उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, एक रेंट लगा दिया कि हमें टैक्स देना पड़ेगा। पर इन्होंने एक दूसरी स्कीम लॉन्च करी कि अगर कोई टैक्स देने से बचना चाहता है
तो उनकी जो टिम्बर की काटने की प्रोसेस है उसमें उनकी हेल्प करनी होगी डच की गवर्नमेंट ने, और इनके पास जो बैल हैं, इनके पास जो बफेलोज हैं, वो इन्हें अपनी देनी होंगी ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ के लिए। तो एक तरीके से इन्होंने क्या करा, फ्री लेबर को ही प्रमोट करा, जो कि इंडिया में किया गया था। इसीलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं जावा को, क्योंकि जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने इंडिया में करा था वही डच की गवर्नमेंट ने जावा में करा। तो इन्होंने कहा कि आप अपने जानवर देंगे और हमारे लिए फ्री में काम करेंगे तो इन टैक्सेस से हम आपको मुक्ति दे देंगे। इसी को बोला गया ब्लेडोंग डायनेस्टी सिस्टम। इसके बाद बात करते हैं अराउंड 1890 इन्फ्लुएंस ऑफ सोरोंतको शामिन अगेंस्ट डच। तो जैसा कि इंडिया में जो थी गुंडाधर ने एक रेवोल्यूशन लीड करी थी ब्रिटेन गवर्नमेंट के खिलाफ, वैसे ही यहाँ पर जावा में थे सोरोंतको शामिन। सोरोंतको शामिन कौन थे? सोरोंतको शामिन ने एक आइडियोलॉजी थी। इन्होंने कहा कि जो डच की गवर्नमेंट है इसने ना हमें जंगल दिए हैं, ना हवा दी है, ना लैंड प्रोवाइड करे हैं और ना ही फॉरेस्ट प्रोवाइड करे हैं, तो इनकी बात हम क्यों सुने, इनके रूल्स को हम क्यों माने? ना तो हमें जावा की गवर्नमेंट ने कुछ दिया है, ना ही हमें डच की गवर्नमेंट ने दिया है, ये सब हमें किसने दिया है? नेचर ने दिया है। तो इन्होंने क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दिया कि जो डच की गवर्नमेंट नहीं था उसने ना फॉरेस्ट दी है, ना विंड दी है, ना लैंड दिया है, ना वाटर दिया है, देन वाई वी शुड लिसन टू द डच, यानी कि हम डच की बात को क्यों सुने, उनके जो लॉज हैं, उनके जो रूल्स हैं उनको क्यों माने? ऐसा क्यों माने कि हम रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा सकते हैं जब हम क्योंकि इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? तो बाकी लोगों ने कहा हाँ बात तो सही है। तो इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो धीरे धीरे होना स्प्रेड हो गई। एक रेवोल्यूशन के लिए एक आइडियोलॉजी का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि रशियन रेवोल्यूशन में जो आइडियोलॉजी थी वो थी कम्युनिज्म और सोशलिज्म की आइडियोलॉजी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो आइडियोलॉजी थी वो थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाने की आइडियोलॉजी। तो इन्होंने भी यही आइडियोलॉजी दी कि हम डच गवर्नमेंट के रूल्स को क्यों माने, क्योंकि फॉरेस्ट तो हमारा ही है। तो धीरे धीरे इनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, बहुत सारे लोगों ने इन्हें ज्वाइन करा और इन्होंने भी डच गवर्नमेंट के खिलाफ एक रेवोल्यूशन को फिर आगे चलकर लीड करा। तो ये तो बात हो गई थी कि डच गवर्नमेंट ने कैसे जावा के जो फॉरेस्ट थे उनको बर्बाद करा, उन पर डिफॉरेस्टेशन करा और उनके जो टिम्बर के अपनी कंट्री में ले गए। अब फाइनली इसका एक लास्ट टॉपिक बचता है, इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर हम हिस्ट्री का कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और उस टॉपिक की ड्यूरेशन 90s की स्टार्टिंग से लेकर अगर 90s 50s के बीच की बैठती है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें हम इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 को डिस्कस ना करें, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ने इतनी तबाही मचाई है कि हर सेक्टर, हर लोग, गांव से लेकर शहर तक, इंडिया से लेकर आप कोई भी कंट्री में जाएं, उसका इफेक्ट देखने को मिला ही है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं कि जो फॉरेस्ट की सोसाइटी थी, जो फॉरेस्ट थी, उन पर क्या इफेक्ट देखने को मिला वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उसने फिर डिफॉरेस्टेशन को बहुत तेज़ी से करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें अपनी गन्स बनानी थी और जो आर्मी में सप्लाई करनी थी उन्हें फॉरेस्ट वुड की सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी आर्मी में, तो उसके लिए डिफॉरेस्टेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करा। जो जावा में जो डच की गवर्नमेंट थी, यहाँ से जावा के फॉरेस्ट पूरी तरीके से बर्बाद होना स्टार्ट हो गए थे। जो जावा के फॉरेस्ट थे, जो डच की गवर्नमेंट थी वो फाइट कर रही थी जापान के खिलाफ, यानी कि जो डच नेशन था वो जापान के खिलाफ फाइट कर रहा था वर्ल्ड वॉर में। तो जब इन्हें ये डर सताने लगा कि जापान अब हमें डिफीट कर देगा और ये जावा के फॉरेस्ट को एक्वायर कर लेगा, यानी अपना कब्जा कर लेगा जावा के फॉरेस्ट पर, तो इन्होंने एक पॉलिसी का यूज़ करा, उसको बोला जाता है स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी। स्कॉर्च का मतलब होता है जला देना। तो इन्होंने क्या करा, इस डर से कि जापान के लोगों को ये फॉरेस्ट ना मिल जाए, तो जावा में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट थे उनमें आग लगा दी, जितनी भी सॉ मिल्स थी उनमें आग लगा दी, जितनी भी फैक्ट्री थी उनमें सारे में आग लगा दी। आग क्यों लगा दी? क्यों, हम तो बर्बाद हो ही चुके हैं, अब डच तो मेरे वार को हार ही गया है, जापान के लोगों को एटलीस्ट फ़ायदा ना हो, यानी कि ये जंग जीत कर भी हार जाएं। तो इसी सोच के साथ इन्होंने जो इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट थे वहाँ पर आग लगा दी, सारी फैक्ट्रीज में आग लगा दी। तो इस तरीके से जावा का जो मेजर फॉरेस्ट था वो पूरी तरीके से जलकर बर्बाद हो गया। जापान के लोग जहाँ पर वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें बहुत मतलब राख के सिवाय कुछ नहीं मिला, और उन्हें जो कुछ फॉरेस्ट बच गया था, जैसे तैसे जो कुछ फॉरेस्ट बच गया था, इन्होंने फिर उसको भी बर्बाद कर दिया अपनी जो फॉरेस्ट की डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए। तो इस तरीके से जावा के जो फॉरेस्ट थे वो बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो गए थे। फिर से एक बार वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का क्या इफेक्ट हुआ, इंडिया में ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने अपनी जो वॉर की नीड थी, आर्मी की नीड थी, उसकी मिटाने के लिए, उसकी सप्लाई पूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करा। डच की जो सरकार थी, डच का जो कंट्री था, वो जापान के खिलाफ वॉर में डिफीट होने लगा था। इसी डर से उन्होंने सोचा कि जावा के फॉरेस्ट पर जब जापान कब्जा करे तो इनका कुछ, जापान का कुछ बेनिफिट ना हो। इसी के साथ उन्होंने स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी को अडॉप्ट करा और जो जावा के फॉरेस्ट थे वो पूरे फॉरेस्ट में आग लगा दी, पूरी फैक्ट्रीज में आग लगा दी। तो उनका जो पूरा जंगल का मेजर पार्ट था वो बर्बाद हो गया। और जब जापान ने कब्जा कर लिया जावा के फॉरेस्ट पर, तो जो थोड़े बहुत फॉरेस्ट बचे थे उन्होंने उसको भी काट दिया, ताकि उसके टिम्बर से फिर हम अपने सेफ्स, रेलवे और जो दूसरे गुड्स हैं उनको बना सकें। तो फाइनली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से सम अप करते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है, जब एक पावरफुल कंट्री दूसरी पावरफुल कंट्री को गुलाम बना लेती है।
फिर हमने जाना कि ब्रिटेन ने बहुत ज़्यादा डिफोरेस्टेशन क्यों करा, उसके कॉज स्टडी करे। फिर हमने जाना कि ब्रिटेन के लोगों को रियलाइज़ हुआ कि एक प्लानिंग के तहत हमें पेड़ को काटना चाहिए, फॉरेस्ट को काटना चाहिए। उसके लिए उन्होंने जर्मन एक्सपर्ट डाइटरिच ब्रेंटिस को अपॉइंट करा, जिन्होंने फॉरेस्ट एक्ट इम्प्लीमेंट करे। फिर इसके बाद हमने देखा कि वाइल्ड लाइफ पर क्या इम्पैक्ट हुआ, वहाँ के लोगों पर क्या इम्पैक्ट हुआ, और फिर कैसे बस्तर में एक रेवोल्यूशन लीड हुई। इसके बाद हमने जावा के फॉरेस्ट को डिस्कस करा। जावा जो कि इंडोनेशिया में एक आइसलैंड है, वहाँ पर हमने जाना कम्युनिटीज़ रहती हैं कालांग्स की, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हमने उनके जो ब्लैंकडेंग सिस्टम के बारे में जाना, सुरंतको सामन की आइडियोलॉजी जानी, जिन्होंने एक रेवोल्यूशन को लीड करा। और क्योंकि उस टाइम पर डच की गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, उनकी आर्मी बहुत पावरफुल थी, और ब्रिटेन की आर्मी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, तो उन्होंने ऑपरेशन को बहुत आसानी से दबा दिया, क्योंकि उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, बहुत बड़ी बड़ी ट्रूप्स थी। तो उन्होंने डच के प्रोटेस्ट को भी दबा दिया, मतलब डच में उन्होंने जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, जो फॉरेस्ट की सोसाइटी थी, उनके प्रोटेस्ट को दबा दिया। और इंडिया में भी ब्रिटेन के जो और ट्रूप्स थे, उन्होंने जो बस्तर में प्रोटेस्ट हुआ था उसको दबा दिया। इसके बाद हमने डिस्कस करा कैसे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ने फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। जावा के फॉरेस्ट को तो पूरी तरीके से तबाही कर दिया वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ने। इसके बाद एक छोटा सी बात और डिस्कस कर लेते हैं, सिचुएशन ऑफ मॉडर्न डेज, यानी कि आज की तारीख में क्या सिचुएशंस है। तो आज के तारीख में भी मतलब जैसा कि आप सुनते होंगे न्यूज़ में, जो छत्तीसगढ़ और झारखंड साइड की ट्राइबल कम्युनिटी हैं, उनके आज भी गवर्नमेंट के साथ कुछ कुछ क्लैशेस चलते रहते हैं, क्योंकि आज भी डेवलपमेंट और अर्बनाइजेशन के नाम पर फॉरेस्ट को कट करना पड़ता है। पर टाइम के साथ साथ एशिया की जो कंट्रीज़ थी, जैसे कि इंडिया और दूसरी चाइना जैसी कंट्रीज़ हैं और अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने रियलाइज़ करा कि अगर हम सच में जो फॉरेस्ट है उनको कंजर्व करना चाहते हैं, तो ट्राइबल कम्युनिटी से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उनका साथ लेना चाहिए। यानी उनकी हेल्प से ही हमें उनकी हेल्प से हमें फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। इसी आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए जो फॉरेस्ट है, उनके अंदर फॉरेस्ट रिजर्व बनाए जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं, जिनको हम ज्योग्राफी में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि उनको बचाया जा सके। उनमें जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो फॉरेस्ट के आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनकी हेल्प ली जाती है, ना कि उनसे दुश्मनी ली जाती है। तो वक्त के साथ चीज़ें सुधरी हैं, उन लोग मतलब अब काफ़ी हेल्प हो गई है, पर अभी भी इनकी क्लैशेस काफ़ी ज़्यादा चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंस के बाद इनकी सारी समस्याएं सॉल्व हो गई हैं, इनके आज भी गवर्नमेंट के साथ क्लैशेस होते रहते हैं जब भी फॉरेस्ट को काटने की बात आती है। तो फाइनली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में इतना ही।